प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के अंतर्गत समास। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। जैसे उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं, उसी तरह शब्द निर्माण समास द्वारा भी होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करते हैं और उनको मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं तो इसी रचना को समास रचना कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, स्नान के लिए गृह, स्नान गृह। अब दो शब्द हो गया स्नान गृह, अब इससे बन गया स्नान के लिए गृह। इसी तरह से है घुड़सवार, इसमें दो शब्द हैं, दो पद हैं, घुड़ और सवार, तो बन गया घोड़े पर सवार। इसी तरह से दशानन, 10 हैं जिसके आनन। हिंदी के प्रचार के लिए सभा, हिंदी प्रचार सभा आदि। तो यह इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले, अलग अलग अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो समास रचना में दो पद होते हैं, दो शब्द। तो समास रचना में दो पद होते हैं। अब जिसमें उसके पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो पहला पद पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा उत्तर पद कहलाएगा। और इन दोनों का जब समास करेंगे तो उससे बने हुए नए शब्द को समस्त पद कहा जाएगा। उसको समस्त पद कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद और इससे बना समस्त पद। तो दश हैं जिसके आनन, समस्त पद हो गया दशानन। घोड़े पर सवार हो गया घुड़सवार। अब घोड़ा हो गया पूर्व पद और सवार हो गया उत्तर पद। इसी तरह से अगला उदाहरण है, राजा का पुत्र राजपुत्र, यश को प्राप्त यश प्राप्त। तो अब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम है, ये दो पद हैं। अब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हो जाएगा सीता और राम। तो अन्य और भी उदाहरण जो आपने ऊपर उदाहरण पढ़े उसमें देखिए, किसी में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। जैसे राजपुत्र है तो हो गया राजा का पुत्र, यश प्राप्त है तो यश को प्राप्त। तो जब हम समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करेंगे तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और इसके बाद से समास विग्रह से शब्द निर्माण कई तरीके से किया जाता है। तो समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण, हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। तो तत्सम और तत्सम शब्दों के समास से। तो उदाहरण है राष्ट्र और पिता। तो राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। राजपुत्र, राजा का पुत्र। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। तो शब्द निर्माण, समास प्रक्रिया में शब्द निर्माण होगा तत्सम से तत्सम शब्दों के समास से। फिर दूसरा है तद्भव से प्लस तद्भव शब्दों के समास से। जैसे घोड़े पर सवार घुड़सवार, 4 पैरों का समाहार चारपाई, और बैलों की गाड़ी बैलगाड़ी। फिर है विदेशी से विदेशी शब्दों के समास से। जैसे हवा का जहाज जहाज, हवाई जहाज, आराम के लिए गा आरामगाह आदि। तो 3 प्रकार से बनेंगे। अब इसके बाद है समास के भेद। अब समास के निम्नलिखित 4 प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं। पहला है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। इसके बाद दूसरा भेद है बहुव्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय समास को अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही उपभेद कहा जाता है। तो सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वह समास होगा जहाँ पूर्व पद विशेषण होगा, जिसके विशेषण होने के कारण गौड़, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होगा।
अब इसको सरल शब्दों में समझें तो तत्पुरुष समास का पहला वाला पद विशेषण होगा और दूसरा वाला पद विशेष्य होगा, और विशेष्य जो होगा वही प्रधान होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें विभिन्न विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो तत्पुरुष समास वह होगा जिसमें पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य, और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे संज्ञा और संज्ञा से समास से युद्ध का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, दान में वीर दान वीर, स्नान गृह स्नान के लिए गृह, देशवासी देश का वासी, घुड़सवार घोड़े पर सवार, राजकुमार राजा का कुमार। जब विग्रह किया गया है, ध्यान से देखिए, विग्रह किया गया है तो कोई ना कोई कारक चिन्हों का प्रयोग, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो तत्पुरुष समास में जब विग्रह होगा तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें विशेष जो संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास से, तो जैसे शरणागत शरण में आगत, हस्तलिखित हस्त द्वारा लिखित, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, सूखा पीड़ित सूखे द्वारा पीड़ित। तो संज्ञा और क्रिया शब्दों के समास से भी तत्पुरुष समास बनता है, और इनमें सब में देखिए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग है। अब यही विशेष बात ध्यान रखनी है। विशेष क्या ध्यान रखना है तत्पुरुष समास में, कि समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है, तथा इसके विपरीत जब समास विग्रह करते हैं तब विभक्ति चिन्हों से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। यही विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब समस्त पद बनाएं तो विभक्ति चिन्हों को हटा दें, और जब समास विग्रह करें तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करें। अब इसके कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे समस्त पद है अमचूर, तो विग्रह हो गया आम का चूरा। फिर है अछूतोद्धार, तो हो गया अछूतों का उद्धार। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु मतलब आंसू। फिर उद्योगपति, उद्योग का पति। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या आदि। तो यह था तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के दो उपभेद, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होगा, यानी जो दूसरा पद होगा वही प्रधान होगा। तो पहला है कर्मधारय। तत्पुरुष समास का पहला उपभेद कर्मधारय। तो कर्मधारय समास वहाँ होगा जब पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा, या फिर पूर्व पद उपमेय होगा और उत्तर पद उपमान होगा। तो कर्मधारय समास में एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ, कर्मधारय समास वहाँ होगा जहाँ पूर्व पद यानी पहला वाला पद विशेषण होगा और उत्तर पद बाद वाला पद विशेष्य होगा, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होगा। और जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें जो का प्रयोग करके विग्रह करेंगे। विशेषण विशेष्य वाला होगा तो जो का प्रयोग करेंगे, और उपमेय उपमान वाला होगा तो के समान या फिर रूपी रूपी, इस तरह से हम ये प्रयोग करेंगे। तो जैसे उदाहरण देखिए कि नीलकंठ, अब नीला है जो कंठ। अब ये पहला पद देखो, ये विशेषण है, नील मतलब विशेषण है ये, और कंठ जो है वो विशेष्य है। तो इसका विग्रह हो गया नीला है जो कंठ। इसी तरह से नीलकमल, नीला है जो कमल। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। नीलांबर, नीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तो विग्रह करते समय विशेषण विशेष्य वाले में जो का प्रयोग, और अगर उपमेय उपमान होगा तो हम के समान या रूपी का प्रयोग करेंगे। उपमेय उपमान क्या होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है। तो अब है घनश्याम, घन के समान श्याम। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो कई उदाहरण दिए हुए हैं। अब इन उदाहरणों को जब और अधिक ध्यान से पढ़िए तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो ये था कर्मधारय समास। अब है दूसरा उपभेद, तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद द्विगु समास। अब द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है,
यानी जो दूसरा पद होगा वह प्रधान होगा और वही विशेष्य होगा, जबकि पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची। तो इसको सरल शब्दों में समझेंगे कि द्विगु समास का पूर्व पद जो पहला वाला पद होगा वह हम संख्यावाची होगा, वह संख्या बताएगा, और जो उसका उत्तर पद होगा यानी बाद वाला पद होगा वह प्रधान होगा और वह विशेष्य होगा। तो एक बार फिर से कि द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद संख्यावाची होगा। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। अब उदाहरण देखिए कि पंचवटी। अब पंच पहला पद है, देखो पंच, पंच मतलब 5, अभी देखो संख्या बता रहा है ये, और वट मतलब वृक्षों वाला स्थान, तो 5 वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, अब शताब्दी देखो पहला पद है शत, शत मतलब 100, और अब्द मतलब वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह। इसी तरह से है ये अगला कि तिराहा, तिराहा ती मतलब 3 और राहा 3 राहों का समूह। चौमासा, चौ मतलब 4, 4 मासों का समूह। तो और उदाहरण देखिए जैसे चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, 4 भुजाओं का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समाहार। फिर है चवन्नी, चवन्नी मतलब 4 आनों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। तो जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं इसमें पहला पद सब संख्यावाची है, कोई न कोई संख्या बता रहा है, पहला पद संख्या को बता रहा है। तो यह था द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसका पहला पद सदैव संख्या बताएगा। तो आज आपने आज पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, और जब समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाएगा। इसके 2 उपभेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होगा या फिर उपमेय और उपमान होगा, जिसका विग्रह करने पर जो और के समान या रूपी इनका प्रयोग करेंगे। और द्विगु समास में पहला पद सदैव संख्यावाची होगा। तो आज के आशा है कि आपको यह अच्छी तरह से समास समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और समास के अन्य भेद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।